हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे हीट इंजन की। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, इन दोनों टॉपिकों में से किसी एक टॉपिक पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर कर क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, तो आप इसे अंडरलाइन करिए और नोट करिए मेरे साथ साथ। हीट इंजन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क, बट नो हीट इंजन कैन कन्वर्ट होल हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट इंजन हीट एनर्जी को मेरे बच्चे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। और अभी तक दुनिया में कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं बनाया गया है जो उसको दी गई टोटल हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सके। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपने लिखा है हीट इंजन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क और मैकेनिकल एनर्जी, बट नो हीट इंजन कैन कन्वर्ट होल हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। दुनिया में अभी तक कोई भी हीट इंजन ऐसा तैयार नहीं किया गया जो उसको दी गई टोटल हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सके। हीट इंजन, जितनी हीट इंजन को दी जा रही है, हीट इंजन हमेशा उस हीट में से कुछ हीट वेस्ट करता है, उसके बाद मैकेनिकल वर्क करता है। इसका मतलब कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो बिना एनर्जी वेस्ट किए मैकेनिकल वर्क कर सके। इसीलिए कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं होता जो उसको दी गई टोटल हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सके। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है मेरे बच्चे। लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल है, बट होल मैकेनिकल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। और ऐसा होता है मेरे बच्चे रेफ्रिजरेटर के अंदर, ठीक है ना। फिर से समझो, हीट इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। हमारे पास दुनिया के अंदर अभी तक कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं बनाया जा सका है जो उसको दी गई टोटल हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सके। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। लेकिन इट्स रिवर्स इज पॉसिबल, दैट इज होल मैकेनिकल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। ऐसा रेफ्रिजरेटर में होता है, ऐसा मैं रेफ्रिजरेटर में इसके बाद डिस्कस करूंगा। हीट इंजन के एसेंशियल पार्ट मेरे बच्चे तीन होते हैं। द एसेंशियल पार्ट ऑफ हीट इंजन आर थ्री। तीन मेन पार्ट हैं हीट इंजन के। एक तो होता है सोर्स। इस फिगर को बना लो बच्चों पहले। एसेंशियल पार्ट ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन के मेन तीन पार्ट होते हैं। इस फिगर को पहले बना लीजिए आप। हीट इंजन के मेन तीन पार्ट हैं। एक तो सोर्स, इसको हॉट रिजर्वॉयर कहते हैं। हॉट रिजर्वॉयर का मतलब होता है ऐसा चैम्बर है ये जहां पर फ्यूल बर्न करा के हीट जनरेट की जाती है। हॉट रिजर्वॉयर। हीट इंजन इस चैम्बर से, जिसको आपने सोर्स बोला है या फिर हॉट रिजर्वॉयर बोलते हैं, हीट इंजन टेक्स हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T1 विदाउट चेंज ऑफ इट्स टेम्परेचर। एक ऐसा चैम्बर होता है सोर्स। इस पर मैंने देखो एक नंबर डाला है मैंने फर्स्ट, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। हीट इंजन के मेन तीन पार्ट होते हैं। एक तो सोर्स, एक वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है ना, एक सिंक कहते हैं कोल्ड रिजर्वॉयर को। दो अलग अलग चैम्बर है, देखो जरा ध्यान से। इस वाले चैम्बर पर मैंने नंबर डाला है फर्स्ट, जिसको सोर्स बोला है आपने, इसको और हम हॉट रिजर्वॉयर बोलते हैं। दूसरा
सिंक, इसको बोलते हैं कोल्ड रिजर्वायर। ये भी एक चैम्बर ही है, एक तरह से ऐसा चैम्बर है जिसकी थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, इन्फिनिटी। इसका मतलब इसके अंदर जो हीट जनरेट होगी वो इसके अंदर ही रहेगी, इसकी थर्मल कैपेसिटी इन्फिनिटी होती है। और ये पार्ट है, ये वाला पार्ट इंजन, जैसे हीट इंजन देखा होगा आपने, ये वाला हिस्सा इंजन, हीट इंजन। जैसे आपने स्कूटर देखा है, देखा होगा स्कूटर, तो स्कूटर हीट इंजन है एक तरह से। उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं मेनली। एक तो जहां पर फ्यूल बर्न कराया जाता है, जैसे स्कूटर में पेट्रोल डालते हो आप, तो पेट्रोल वेपर्स एयर के साथ मिलकर स्पार्क प्लग से हीट जनरेट करते हैं। जिस चैम्बर में हीट जनरेट होती है उस चैम्बर को आपने सोर्स बोला है या हॉट रिजर्वायर बोला है, ठीक है ना। यहां पर हीट जनरेट होगी। दूसरा पार्ट होता है उसका इंजन। इंजन क्या करता है, इस हॉट रिजर्वायर से हीट लेगा। इंजन इस हॉट रिजर्वायर से, इंजन ने हीट Q1 amount of heat is taken by heat engine from source or hot reservoir at temperature T1 Kelvin। इस इंजन ने इस हॉट रिजर्वायर से Q1 अमाउंट हीट का ले लिया। अब जरा गौर से सुनना मेरी बात को, कोई भी इंजन ऐसा नहीं होता जो बिना हीट वेस्टेज किए। भाई इस इंजन ने हॉट रिजर्वायर से Q1 अमाउंट हीट का ले लिया T1 टेम्परेचर पर, तो इसके बाद ये इंजन क्या करेगा, इस ली गई हीट में से Q1 अमाउंट जो हीट लिया है उस हीट में से सबसे पहले कुछ हीट कोल्ड रिजर्वायर को देगा, रिजर्वायर को देगा मींस इसको मतलब वेस्टेज करेगा। इस Q1 अमाउंट हीट जो ली है इंजन ने, इस Q1 में से Q2 अमाउंट हीट उसकी वेस्टेज चली गई। जैसे स्कूटर में जहां पर फ्यूल बर्न कराया जाता है, जैसे पेट्रोल इंजन में पेट्रोल वर्किंग सब्सटेंस होता है, उसमें पेट्रोल डाल दिया आपने एक चैम्बर में, और उस पेट्रोल को एक दूसरे चैम्बर में ले जा करके पेट्रोल वेपर्स एयर के साथ हीट जनरेट करती हैं। जिस चैम्बर में पेट्रोल वेपर्स एयर के साथ हीट जनरेट करेंगी उस चैम्बर को आपने बोला है हॉट रिजर्वायर। इसका इंजन इस हॉट रिजर्वायर से हीट लेगा, Q1 अमाउंट हीट ले ली इंजन ने T1 केल्विन टेम्परेचर पर, विशेष ध्यान से देखना इसको। उसके बाद ये इंजन क्या करता है, Q2 अमाउंट हीट इसने रिजेक्ट कर दी, रिजेक्ट करके दे दी किसको, कोल्ड रिजर्वायर को। कोल्ड रिजर्वायर वाला पार्ट इंजन में कौन सा होता है, जैसे स्कूटर है तो स्कूटर में हॉट रिजर्वायर तो उस चैम्बर को बोलते हैं जहां पर फ्यूल बर्न कराया जाता है। इंजन ने इस हॉट रिजर्वायर से Q1 अमाउंट हीट ले ली T1 केल्विन टेम्परेचर पर। हीट लेने के बाद इस इंजन ने Q2 अमाउंट हीट रिजेक्ट कर दी T2 केल्विन टेम्परेचर पर, जिसको किसको दे दी उसने, कोल्ड रिजर्वायर को। ये वाला जो पार्ट है ना इंजन में, ये आपका साइलेंसर वाला पार्ट है जिसमें होकर के हीट बाहर निकलती है। साइलेंसर देखा है ना, अरे स्कूटर तो देखा होगा भाई, स्कूटर देखा है तो मेरे बच्चे, मेनली उसके अंदर 3 भाग होते हैं। एक तो हॉट रिजर्वायर जहां पर फ्यूल बर्न कराएंगे, इंजन जिससे हीट लेगा। दूसरा पार्ट उसका होता है सिंक, कोल्ड रिजर्वायर, जो जहां से हीट रिजेक्ट होती है, जैसे साइलेंसर में होकर के हीट बाहर आती है, कोल्ड रिजर्वायर। तो इंजन जैसे ही स्कूटर आप स्टार्ट करते हो या हीट इंजन को जैसे ही स्टार्ट करते हो आप, तो हीट इंजन का जो इंजन है वो हॉट रिजर्वायर से पहले हीट लेगा, लेने के बाद पहले कुछ हीट रिजेक्ट करेगा साइलेंसर में होकर। Q2 अमाउंट हीट उसने वेस्टेज कर दी किसमें, कोल्ड रिजर्वायर में T2 केल्विन टेम्परेचर पर। तब बची हुई हीट कितनी है, Q1 हीट ली उसने, इसमें से Q2 अमाउंट तो कर दिया बेकार, वेस्टेज चली गई, तो बची हुई हीट कितनी है, Q1 माइनस Q2। बची हुई हीट को वो कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल वर्क में। तो कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो बिना हीट रिजेक्ट किए मैकेनिकल वर्क कर सके। तो इसीलिए पहला नंबर मैंने डाला है हॉट रिजर्वायर पर। तो सबसे पहला काम इंजन क्या करेगा,
इस हॉट रिजर्वॉयर से हीट लेगा, Q1 अमाउंट हीट ली इंजन ने T1 केल्विन टेम्परेचर पर। सेकंड स्ट्रोक में क्या करेगा वो, पहले हीट रिजेक्ट करेगा कोल्ड रिजर्वॉयर के लिए, साइलेंसर में होकर के हीट निकलती है बाहर। Q2 अमाउंट हीट इंजन ने कोल्ड रिजर्वॉयर को दी T2 केल्विन टेम्परेचर पर। तो कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं होता जो बिना हीट रिजेक्ट किए मैकेनिकल वर्क कर सके। क्लियर है ये बात? इसीलिए हम कहते हैं कि क्या कि कोई भी हीट इंजन, उसको जितनी हीट दी जाती है वो टोटल हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी हीट इंजन बिना हीट रिजेक्ट किए मैकेनिकल वर्क नहीं कर सकता। भाई स्कूटर मैकेनिकल वर्क ही तो करता है। जैसे ही स्कूटर को आप स्टार्ट करते हो तो उसका इंजन क्या करता है, जहां पर हॉट रिजर्वायर का मतलब जहां पर फ्यूल को बर्न कराया जा रहा है जिस चैम्बर में, उस चैम्बर को बोलते हैं हॉट रिजर्वायर। जैसे ही आपने स्कूटर को स्टार्ट किया या हीट इंजन को स्टार्ट किया, तुरंत उसका इंजन क्या करेगा, हॉट रिजर्वायर से हीट लेगा। Q1 अमाउंट हीट ले ली इसने T1 केल्विन टेम्परेचर पर। उसके बाद स्कूटर आगे नहीं जाता मेरे बच्चे, सबसे पहले वो उस ली गई हीट में से कुछ हीट साइलेंसर में, मींस कोल्ड रिजर्वायर में। कोल्ड रिजर्वायर का मतलब ये नहीं है कि वो इतना ठंडा होता है जो छू के देखें आप, जैसे ही साइलेंसर को पकड़ोगे बेटा जल जाओगे, क्योंकि इसका मतलब कोल्ड रिजर्वायर का मतलब है कि इस चैम्बर का टेम्परेचर इस हॉट रिजर्वायर से कम होता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है T2 लेस देन T1। कोल्ड का मतलब इतना ठंडा नहीं है कि आप उसको टच करके देखें, टच करके देखेंगे तो बर्न हो जाएगा, हाथ जल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इस चैम्बर का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर मींस कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर से कम होता है। तो सबसे पहला काम क्या करेगा इंजन, पहले तो हॉट रिजर्वायर से हीट लेगा। Q1 अमाउंट हीट ले ली उसने T1 केल्विन टेम्परेचर पर। उसके बाद इस हीट में से, Q1 में से Q2 हीट उसने वेस्टेज कर दी, किसके लिए, कोल्ड रिजर्वायर को दे दी। बची हुई हीट कितनी है, Q1 माइनस Q2, तो ये मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा। तो कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं होता जो बिना कोल्ड रिजर्वायर के हीट दिए मैकेनिकल वर्क कर सके। तो जैसे ही स्कूटर आप स्टार्ट करते हो तो स्कूटर का इंजन पहले हॉट रिजर्वायर से हीट लेगा, उसके बाद मेरे बच्चे हीट रिजेक्ट पहले करेगा, साइलेंसर में होके धुआं पहले निकलेगी, बाकी बाद में स्कूटर आगे बढ़ेगा। जैसे ही आप बैठे स्कूटर पर, स्कूटर आगे बढ़ेगा, तो मैकेनिकल वर्क कर रहा है स्कूटर। तो उस इंजन के द्वारा किया गया जो मैकेनिकल वर्क है, उस इंजन के द्वारा ली गई हीट से हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि इंजन ने जितनी हीट ली है, Q1 अमाउंट हीट ली, उस Q1 में से Q2 हीट पहले वेस्टेज कर देगा, उसके बाद मैकेनिकल वर्क करेगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क W इक्वल टू होगा Q1 माइनस Q2, या ऐसे लिखो, Q2 को इधर ले लें तो यहां पर Q1 इक्वल टू क्या होगा, W प्लस Q2। Q1 तो सोर्स से ली गई हीट है, Q2 वेस्टेज हीट है, और ये वो वाली हीट है जो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हुई है। तो इसका मतलब कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं हो सकता जो उसको दी गई टोटल हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि कोई भी हीट इंजन बिना हीट रिजेक्ट किए मैकेनिकल वर्क नहीं कर सकता। इसकी केवल सत्यता का यही प्रमाण है कि अभी तक कोई भी इंजन ऐसा नहीं बनाया जा सका है जो बिना हीट रिजेक्ट किए मैकेनिकल वर्क कर सके। इस फिगर को बना लो ठीक से, तभी आपको इसके फॉर्मूले समझ आएंगे। मेन फॉर्मूला यही वाला है। Q1 अमाउंट इंजन ने ली, Q1 हीट ली है इंजन ने हॉट रिजर्वायर से T1 केल्विन टेम्परेचर पर, और उसके बाद में जो हीट ली है उसने इंजन ने Q1, इस हीट में से ये इंजन सबसे पहले दूसरे स्टॉक में सबसे पहले क्या करेगा, Q2 हीट इसमें से कोल्ड रिजर्वायर को दे दी मींस वेस्टेज कर दी हीट। Q2 अमाउंट वेस्टेज ऑफ हीट है। रिमेनिंग हीट कितनी बची, Q1 माइनस Q2, वो कन्वर्ट होगी किसमें, मैकेनिकल वर्क में, जो इंजन के द्वारा मैकेनिकल वर्क किया जाएगा। तो ये जो W है मैकेनिकल वर्क आउटपुट एनर्जी है और ये इनपुट एनर्जी है।
एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं बच्चों किसी इंजन की? आउटपुट अपॉन इनपुट, वो एफिशिएंसी कहलाती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन दिस प्रोसेस total internal energy will remain constant. Change in internal energy in a whole system is zero. So Q amount of heat is a direct proportional temperature. More is the temperature, more is the heat, less is the temperature, less is the heat. आपने Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T लिखा है तो मैं लिख सकता हूं Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। दो रिलेशन याद रखेंगे, एक रिलेशन तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, एक रिलेशन Q1 हीट ली, इस हीट में Q1 में से Q2 तो कर दी रिजेक्ट, बची हुई हीट Q1 माइनस Q2 किसमें कन्वर्ट हो गई? वर्क में। तो यहां पर Q1 बराबर होगा Q2 प्लस W। Q1 बराबर Q1 बराबर पहले हीट रिजेक्ट की Q2, बची हुई हीट कितनी? Q1 माइनस Q2 कन्वर्ट हो गई किसमें? वर्क में। तो Q1 बराबर होगा Q2 प्लस W, एक रिलेशन ये Q1 बाई Q2 इक्वल टू T1 बाई T2, एक रिलेशन ये और ये रिलेशन तो सेम है। एफिशिएंसी इसकी होगी हीट इंजन की, आउटपुट एनर्जी वर्क है W, आउटपुट तो वर्क है ना, और इनपुट एनर्जी Q1 है, तो इसकी एफिशिएंसी ईटा बराबर होगा आउटपुट अपॉन इनपुट। ये एफिशिएंसी कहलाती है हीट इंजन की। परसेंटेज में निकालेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा मैंने यही लिखा है मेरे बच्चे। हीट इंजन के मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट सोर्स, इट इज ए हॉट रिजर्वॉयर ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर एंड इंफिनिटी थर्मल कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है। ये एक हॉट रिजर्वॉयर है, एक ऐसा चैम्बर है ये वाला जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जहां पर फ्यूल को बर्न कराया जाता है, और इस चैम्बर की थर्मल कैपेसिटी कितनी होती है? इन्फिनिटी थर्मल कैपेसिटी का मतलब है इसके अंदर जो हीट जनरेट होगी इस चैम्बर के अंदर, वो हीट इस चैम्बर के अंदर ही रहेगी, इसमें से बाहर नहीं आएगी। इस चैम्बर के अंदर ही हीट रहेगी। ऐसा चैम्बर होता है जिसकी थर्मल कैपेसिटी इन्फिनिटी होती है, का मतलब है ये उस हीट को बाहर कंडक्ट नहीं होने देता, एनवायरमेंट में बाहर नहीं आने देता, अपने अंदर ही हीट को बना के रखता है। इसी वजह से बोला जाता है इसकी थर्मल कैपेसिटी इन्फिनिटी होती है। हीट इंजन टेक्स हीट फ्रॉम दिस हॉट रिजर्वॉयर, हीट इंजन टेक्स हीट फ्रॉम इट विदाउट चेंज ऑफ इट्स टेम्परेचर। हीट इंजन इस हॉट रिजर्वॉयर से जब हीट लेगा उस समय इस चैम्बर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्लियर? दूसरा पार्ट वर्किंग सब्सटेंस, इस हॉट रिजर्वॉयर के अंदर जो फ्यूल यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम वर्किंग सब्सटेंस। जैसे मान लो ये स्टीम इंजन है तो इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस होगा स्टीम इन स्टीम इंजन एंड पेट्रोल इन पेट्रोल इंजन, डीजल इन डीजल इंजन एक्सेट्रा इज ए वर्किंग सब्सटेंस। मतलब इस हॉट रिजर्वॉयर के अंदर जो हीट जनरेट की जाएगी जिस फ्यूल को बर्न कराकर, वो फ्यूल एक तरह से वर्किंग सब्सटेंस का काम करेगा। जैसे मान लो ये इंजन आपका स्कूटर है, वो पेट्रोल से चलता है, तो उसके अंदर पेट्रोल इंजन के अंदर पेट्रोल वर्किंग सब्सटेंस का काम करेगा। डीजल इंजन में डीजल वर्किंग सब्सटेंस का काम करेगा, स्टीम इंजन में स्टीम वर्किंग सब्सटेंस का काम करेगा। तीसरा पार्ट क्या है मेरे बच्चे? सिंक बोलते हैं इस कोल्ड रिजर्वॉयर, इस रिजर्वॉयर। एक कोल्ड रिजर्वॉयर का मतलब इसका टेम्परेचर इस सोर्स से कम होता है। ऐसा नहीं है जैसे स्कूटर है आपका, स्कूटर में जहां पर फ्यूल बर्न कराते हैं उस स्कूटर के अंदर एक चैम्बर होता है, जहां पर फ्यूल बर्न कराएंगे वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं हॉट रिजर्वॉयर। इंजन इस हॉट रिजर्वॉयर से हीट लेगा, लेने के बाद सबसे पहले आपका जो
स्कूटर है उसका साइलेंसर में होकर के हीट रिजेक्ट पहले होती है, तो साइलेंसर का जो टेम्परेचर है वो हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर से कम है, इसी वजह से इसको कोल्ड रिजर्वायर कहा है। आप उसे छू करके देखें कि ठंडा लगे आपको, ऐसा नहीं है, उसका टेम्परेचर आपके बॉडी के कंपैरिजन में तो ज्यादा होगा, लेकिन इस वाले चैम्बर का टेम्परेचर इस हॉट रिजर्वायर से कम होगा, इसीलिए इसको बोला है आपने कोल्ड रिजर्वायर या इसको सिंक बोलते हैं। जो हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई वो चली जाएगी किसमें, सिंक में, मतलब वेस्टेज होगी उसमें से बाहर निकल जाएगी, किसके थ्रू, साइलेंसर के द्वारा। तो हीट इंजन सबसे पहला काम क्या करेगा, सबसे पहले सोर्स से हीट लेगा T1 केल्विन टेम्परेचर पर, उसके बाद पहले हीट रिजेक्ट करेगा, Q2 अमाउंट हीट रिजेक्ट पहले करेगा, उसके बाद मैकेनिकल वर्क करेगा। कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं है जो बिना हीट रिजेक्ट किए मैकेनिकल वर्क कर सके। तो मैंने देखो स्पेशली नंबर डाला है इस पर, पहला नंबर डाला है मैंने, इंजन सबसे पहला स्ट्रोक में सोर्स से हीट ले ली, दूसरे स्ट्रोक में क्या करेगा, इंजन पहले हीट रिजेक्ट करेगा, इसलिए नंबर 2 डाला है मैंने। सबसे सेकंड नंबर पर पहले हीट रिजेक्ट होगी, रिजेक्ट होने के बाद जो हीट बची है, कितनी हीट बची, Q1 में से Q2 अमाउंट तो चला गया वेस्टेज, तो बचा हुआ कितनी अमाउंट है, Q1 माइनस Q2, वो बची हुई हीट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, मैकेनिकल वर्क में। तो इसका मतलब डेफिनेटली मैकेनिकल वर्क जो होगा, जो इंजन के द्वारा ली गई अमाउंट ऑफ हीट है Q1 से हमेशा कम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं होता जो उसको दी गई टोटल हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं होता जो बिना हीट रिजेक्ट किए मैकेनिकल वर्क कर सके। इसीलिए हमेशा जो मैकेनिकल वर्क होगा वो इंजन के द्वारा जो हीट ली है उससे हमेशा कम होगा। इसका मतलब किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। सिंक समझ में आ गया मेरे बच्चे, ये कोल्ड रिजर्वायर है, ये मैंने लिख दिया है। इट इज ए कोल्ड रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर एंड इन्फिनिटी थर्मल कंडक्टिविटी, इन्फिनिटी थर्मल कैपेसिटी, इसकी भी थर्मल कैपेसिटी इन्फिनिटी होती है। जो हीट रिजेक्ट हो रही है एक चैम्बर में जाएगी, उस चैम्बर की थर्मल कैपेसिटी इन्फिनिटी होगी, वो हीट उस चैम्बर में रहेगी, उससे बाहर नहीं निकलती। बाहर निकलने के रास्ते के लिए हमने एक साइलेंसर लगा दिया है जिसमें होकर के हीट बाहर, क्योंकि अंदर स्टोर तो नहीं कर सकते उस हीट को, हीट बाहर रिजेक्ट होती रहे, उसके लिए हमने एक पार्ट अलग से स्पेशली लगा दिया है साइलेंसर, और उसका कनेक्शन बिल्कुल सेपरेट होता है उस हीट इंजन के जो चैम्बर है, जो बॉडी है, उससे वो कनेक्ट नहीं रहती, क्योंकि हीट इंजन की जो बॉडी है अगर उससे हमने उसे कनेक्ट कर दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो पता चला उस हीट इंजन पर, जैसे स्कूटर है आप उस पर बैठ ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए साइलेंसर वाला पार्ट बिल्कुल देखना आप सेपरेट होता है, और साइलेंसर स्कूटर की बॉडी से टच नहीं होता, बिल्कुल सेपरेट उसमें माउंटेड होता है, जिसमें होकर के हीट बाहर, आपको तो धुआं सा निकलता दिखता है उसमें से हीट बाहर रिजेक्ट होती रहती है। क्लियर, मैंने लिख दिया है सिंक, सिंक आपने फिगर तो बना ही लिया है, हॉट रिजर्वायर, ये इंजन, ये सिंक, इसको बोलते हैं कोल्ड रिजर्वायर। सिंक, इट इज ए कोल्ड रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर एंड इंफिनिटी थर्मल कंडक्टिविटी। Let Q1 amount of heat is taken by engine at T1 Kelvin temperature from the source. Q1 amount heat T1 Kelvin temperature पर इंजन ने ले ली, किससे, हॉट रिजर्वायर में, सोर्स से। Then a part of this heat, इस हीट का कुछ हिस्सा, then a part of this heat is used to do work by the engine and the remaining part of heat Q2 बराबर Q1 minus W is transferred to the sink at T2 Kelvin temperature. In this process, underline करना बच्चों, क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये, in this complete process, change in internal energy is 0. This cycle is repeated again and again for obtaining continuous work. Clear? मान लीजिए Q1 अमाउंट हीट ली इंजन ने, किससे, सोर्स से T1 केल्विन टेम्परेचर पर। Q1 अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम सोर्स बाय इंजन एट T1 केल्विन टेम्परेचर एंड Q2 सेकेंड स्ट्रोक में अमाउंट ऑफ हीट, Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द सिंक एट T2 केल्विन टेम्परेचर।
T2 is less than T1 and the remaining heat कितनी बची? Q1 minus Q2, amount of heat converted into mechanical work, W is equal to Q1 minus Q2। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई मेरे बच्चे? Then efficiency of heat engine is defined as eta is equal to amount of heat converted into mechanical work upon amount of heat taken from source। एफिशिएंसी कहते हैं हम आउटपुट अपॉन इनपुट। सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी हमेशा निकालते हैं आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी या आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, एफिशिएंसी बोलते हैं हम। सिंपल सी बात है, कोई भी इंजन हो उसकी एफिशिएंसी हमेशा एक ही डेफिनेशन है, आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी का रेशियो एफिशिएंसी कहलाती है उसकी। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ईटा इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क अपॉन अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम सोर्स। सो आउटपुट एनर्जी क्या है? वर्क है, और गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है? Q1। तो ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1। ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1। इस फॉर्मूले को जरा कॉमन लिख लो बच्चों, नोट कर लो इसे। ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1। W को लिख सकता हूं मैं Q1 माइनस Q2। आपने बताया ना अभी Q1 क्या थी? अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाई हीट इंजन फ्रॉम सोर्स एट T1 केल्विन टेम्परेचर, और Q2 अमाउंट हीट का Q2 अमाउंट जो है हीट का, इसमें से Q2 अमाउंट तो रिजेक्ट हो गई, वेस्टेज चली गई, तो रिमेनिंग हीट कितनी है? रिमेनिंग हीट कन्वर्ट होगी मैकेनिकल वर्क में। एक रिलेशन तो ये याद कर लो आप, ठीक है। दूसरी बात, या फिर ऐसे लिख दो W इज इक्वल टू इतनी हीट तो इंजन ने ली है और इतनी रिजेक्ट कर दी, तो रिमेनिंग हीट कितनी है? Q1 माइनस Q2 कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल वर्क में। अब क्योंकि Q इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो Q1 बाई Q2 इक्वल टू T1 बाई T2 में लिख सकता हूं। तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू हो गया W अपॉन Q1। क्लियर? W की जगह पर लिख सकता हूं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। भाई वर्क W की जगह पर Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो मेन फॉर्मूला तो ये वाला है, मेन तो ये बात है, ये फॉर्मूला याद है आपको, बाकी की तो स्टेप सारे पता है आपको, फॉर्मूले बना लेंगे आप। इसको लिख सकता हूं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, Q1 बाई Q1 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और Q2 अपॉन Q1 की जगह पर लिख सकता हूं मैं T2 अपॉन T1। तो फॉर्मूला बन गया 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये कॉमन फॉर्मूला आप बार बार लिख करके देख लो, रटना नहीं है, समझ आ गया हो। क्लियर? सो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ऑलवेज लेस देन 1, और परसेंटेज में अगर निकालेंगे, परसेंटेज में तो 100 का यहां पर मल्टीप्लाई कर देना, 100 का मल्टीप्लाई कर देना, यहां पर 100 का मल्टीप्लाई कर देना, 100 का मल्टीप्लाई कर देना। तो परसेंटेज में हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। जरा गौर से देखो, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ऑलवेज लेस देन 1 मींस लेस देन 100%। इसका मतलब कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं हो सकता जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। जरा गौर से इस फॉर्मूले को देख लो। हीट इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, T1 की वैल्यू ज्यादा हो और T2 की वैल्यू कम। जरा गौर से देखो इस फॉर्मूले को। अगर T1 ज्यादा है और T2 कम है, मतलब सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा हो, और T2 कम होने का मतलब क्या है? रिजेक्टेड हीट कम हो। भाई ये वैल्यू कम है, ये ज्यादा है, कम वैल्यू को ज्यादा से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कम आएगी, और 1 में से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू ज्यादा बचेगी ना। तो एफिशिएंसी हीट इंजन की बढ़ाई जा सकती है, T1 को तो बढ़ा दो और T2 को घटा दो। तो ये लिख दिया है मैंने नोट। ईटा मींस एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन विल इंक्रीज व्हेन T1 इंक्रीज एंड T2 डिक्रीज। क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये तुम्हारी। इफ T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन और माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, T2 की वैल्यू अगर 0 केल्विन हो तो जरा गौर से देखो,
यहां पर 0 लिख दो बच्चों T2 की जगह पर, तो ये 0 लिख देंगे तो ये 0 हो गया पूरा। 1 माइनस 0 तो 1 बचेगा, 1 इंटू 100 तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 100%। देन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन बिकम 100%। शर्त है ये, अगर सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन होता, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के बराबर होता, तो हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% होती, बट प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। इसी वजह से किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी मेरे बच्चे 100% नहीं हो सकती। ये बात मैंने नोट कर दी है यहां पर। इफ टेम्परेचर ऑफ सिंक मींस T2 अगर 0 केल्विन है तो हीट इंजन की एफिशिएंसी यहां पर 0 लिखेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आएगी 100% आएगी। इफ T2 इक्वल टू 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के बराबर, देन एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन T1 इंटू 100 इक्वल टू 100%। That is whole heat will change into mechanical work. It is called ideal heat engine. अगर हीट इंजन के अंदर सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन होता, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के बराबर होता, तो उस हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% होती। उस केस में वो हीट इंजन टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो ली है उसने सोर्स से, वो टोटल हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता, उसकी एफिशिएंसी 100% होती। ऐसे हीट इंजन को हम आइडियल हीट इंजन कहते हैं। फॉर आइडियल हीट इंजन एफिशिएंसी इज 100%, बट प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। प्रैक्टिकली T2 की वैल्यू कभी भी 0 केल्विन नहीं हो सकती, 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं है। सो एफिशिएंसी प्रैक्टिकली ऑलवेज less than 100% practically. The above theory, ये जो थ्योरी दी है मेरे बच्चे हीट इंजन की, कार्नोट नामक साइंटिस्ट ने दी है। The above theory of heat engine was given by Carnot in the form of a cycle known as Carnot cycle. Hence, his heat engine is called Carnot heat engine. The above theory of heat engine was given by Carnot in the form of a cycle known as Carnot cycle. Hence, his heat engine is called Carnot heat engine. इसीलिए इस इंजन को हम Carnot heat engine बोलते हैं मेरे बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये नोट करके लिखे हैं 2 पॉइंट। जरा अगर आप इनको नोट कर लें, बहुत काम की चीज है, क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी ये। पहला पॉइंट नोट करें आप, इन पेट्रोल इंजन, नोट करिए आप, इन पेट्रोल इंजन वर्किंग सब्सटेंस इज ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल वेपर एंड एयर। पेट्रोल इंजन में वर्किंग सब्सटेंस जो होता है पेट्रोल वेपर्स एंड एयर। इफ it works with a spark plug, it works with a spark plug। पेट्रोल इंजन के अंदर मेरे बच्चे स्पार्क प्लग होते हैं। स्पार्क प्लग का काम होता है पेट्रोल वेपर्स को एयर के साथ मिक्स करके हीट जनरेट कराना। पेट्रोल वेपर्स एंड एयर क्रिएट विद स्पार्क प्लग। जैसे ही दोनों उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हीट जनरेट होती है हाई टेम्परेचर पर। And its efficiency of petrol engine is 47%। नोट करिए आप इस पॉइंट को बच्चों, बहुत काम का पॉइंट है। पेट्रोल इंजन में वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो मिक्सचर ऑफ पेट्रोल वेपर्स एंड एयर। इट वर्क्स विद ए स्पार्क प्लग। पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग होते हैं जो हीट क्रिएट जनरेट करते हैं पेट्रोल वेपर्स और एयर को मिला करके साथ साथ। पेट्रोल वेपर्स एंड एयर क्रिएट्स विद स्पार्क प्लग। क्या बेटा, पेट्रोल वेपर्स और एयर दोनों मिलकर के क्रिएटेड विद स्पार्क प्लग हीट क्रिएट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। और पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है मेरे बच्चे 47%। नोट कर लीजिए आप। दूसरा पॉइंट, इन डीजल इंजन, इन डीजल इंजन वर्किंग सब्सटेंस इज ए मिक्सचर ऑफ डीजल वेपर्स एंड एयर। इट वर्क्स विद एन ऑयल प्लग
डीजल इंजन में ऑयल प्लग होता है और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होते हैं। फिर से समझो, डीजल इंजन के अंदर वर्किंग सब्सटेंस क्या है? इन डीजल इंजन वर्किंग सब्सटेंस इज ए मिक्सचर ऑफ डीजल वेपर्स एंड एयर, इट वर्क्स विद एन ऑयल प्लग। इसके अंदर ऑयल प्लग होते हैं। इन इट स्प्रे ऑफ डीजल is obtained through the jet and its efficiency is 55%। डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी है 55% होती है। आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, सिंपल सा पॉइंट है। इन डीजल इंजन वर्किंग सब्सटेंस इज ए मिक्सचर ऑफ डीजल वेपर्स एंड एयर, इट वर्क्स विद एन ऑयल प्लग, in it spray of diesel is obtained through the jet and its efficiency is 55%। डीजल इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है 55%। एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन ग्रेटर देन पेट्रोल इंजन ग्रेटर देन स्टीम इंजन। डीजल इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, इससे कम होती है पेट्रोल इंजन की, सबसे कम होती है स्टीम इंजन की। स्टीम इंजन तो आजकल हम यूज करते नहीं, 2 इंजन यूज कर रहे हैं आजकल तो हम, डीजल इंजन और एक पेट्रोल इंजन। अब इलेक्ट्रिक इंजन भी आने लगे हैं बच्चों। मैं इलेक्ट्रिक इंजन की बात नहीं कर रहा, अभी तो आपको केवल डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन ही मार्केट में अवेलेबल है, यही पढ़ाई जा रही है। डीजल इंजन की एफिशिएंसी 55% है, पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 47% है। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी डीजल इंजन की होती है, इससे कम होती है पेट्रोल इंजन की, सबसे कम होती है स्टीम इंजन की। स्टीम इंजन अब आजकल प्रचलन में नहीं है। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है राजा बेटा? नोट करिए आप इस पॉइंट को। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए कार्नोट हीट इंजन वर्क्स बिटवीन 127 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। कार्नोट हीट इंजन वर्क्स बिटवीन 127 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा है, ये तो सोर्स का टेम्परेचर हो गया, ये टेम्परेचर कम है, ये सिंक का टेम्परेचर हो गया ये वाला T2। टेम्परेचर यहां पर सेल्सियस में दिया है और फॉर्मूले में जो टेम्परेचर है वो केल्विन में लिखते हैं। तो पूछा है उसकी एफिशिएंसी। अपन को सोर्स का टेम्परेचर मालूम है, सिंक का टेम्परेचर मालूम है, एफिशिएंसी पूछा है उसने। टेम्परेचर ऑफ सोर्स 127 डिग्री सेल्सियस है, ये 273 इसमें ऐड कर दो, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, इसमें ऐड कर दो 273, तो सिंक का टेम्परेचर 300 केल्विन। एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी है तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए एफिशिएंसी का 1 - T2/T1, क्योंकि T2 क्वेश्चन में गिवन है और T1 गिवन है, इनटू 100। तो 1 - T2 कितना है 300, T1 कितना है 400, इनटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 में से 3/4 कंप्लीट सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/4, 1/4 इंटू 100 एफिशिएंसी आ गई कितने 25%। क्लियर है मेरी बात? चलिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन और नोट करिए। स्टीम इंजन, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। स्टीम इंजन डिलीवर्स 5.4 × 10⁸ जूल ऑफ वर्क पर मिनट। ये आउटपुट वर्क है। स्टीम इंजन डिलीवर्स 5.4 × 10⁸ जूल ऑफ वर्क पर मिनट। ये आउटपुट एनर्जी है वर्क, मैकेनिकल वर्क में जो कन्वर्ट हुई है। एंड एब्जॉर्ब 3.6 × 10⁹ जूल ऑफ हीट पर मिनट फ्रॉम इट्स बॉयलर। बॉयलर का मतलब है हॉट रिजर्वॉयर से 1 मिनट में एब्जॉर्ब हीट इंजन ने की है, जो इंजन ने हीट ली है बॉयलर से 1 मिनट में कितनी हीट ली है 3.6 × 10⁹ जूल। इसका मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय इंजन फ्रॉम सोर्स Q1। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला है
आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट हीट, W अपॉन Q1। W कितना गिवन है क्वेश्चन में? 5.4 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन गिवन अमाउंट ऑफ हीट कितना है? 3.6 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर है ये बात? ये वैल्यू सॉल्व कर लो, ये वैल्यू आएगी 0.15। परसेंटेज में निकालेंगे अगर इस वैल्यू को तो 15% एफिशिएंसी हो गई इसकी। दूसरा पूछा है उसने, हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट, हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट, हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट। वेस्टेड हीट कौन सी होती है मेरे बच्चे? वेस्टेड हीट होती है Q2। Q2 की वैल्यू पूछी है। Q2 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक रिलेशन बताया था, Q1 बराबर Q2 प्लस W। क्लियर है? तो वेस्टेड हीट कौन सी हुई? Q2 जो सिंक में जा रही है। Q2 बराबर Q1 माइनस W, और Q1 की वैल्यू आपको मालूम है। Q1 कितनी वैल्यू है? 3.6 इंटू 10 की पावर 9 माइनस कर दो 5.4 इंटू 10 की पावर 8, सबट्रैक्ट कर लोगे इसे। ये अमाउंट हीट का हो गया कौन सा वाला? वेस्टेड हीट। वेस्टेड हीट पर मिनट यहां से निकल आएगी इस रिलेशन से। क्लियर है ये बात? चले आगे मेरे बच्चे, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, सभी बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, नहीं किया है नोट कर लीजिए। स्टीम इंजन delivers 5.4 into 10 power 8 joule of work per minute and absorb 3.6 into 10 power 8 joule of heat per minute from its boiler। ये तो मैकेनिकल वर्क दिया है और ये अमाउंट ऑफ हीट Q1 टेकन बाय इंजन फ्रॉम सोर्स। एफिशिएंसी क्वेश्चन में पूछी है, तो एफिशिएंसी का सीधा सीधा फॉर्मूला है ईटा इज इक्वल टू W बाई Q1। ये तो क्वेश्चन में गिवन अमाउंट ऑफ, ये तो दिया है आउटपुट वर्क, ये दिया है हीट टेकन बाय इंजन फ्रॉम हॉट रिजर्वायर, Q1 दिया है और W दिया है। एफिशिएंसी पूछी है तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू W बाई Q1। और वेस्टेड हीट पूछी है, Q2 का मान पूछा है। क्वेश्चन का रिजल्ट मैंने यहां लिखा है, वर्क डन बाय द इंजन क्वेश्चन में गिवन है 5.4 इंटू 10 पावर 8 जूल पर मिनट, हीट एब्जॉर्ब बाय इंजन फ्रॉम हॉट रिजर्वायर 3.6 इंटू 9 जूल पर मिनट। तो एफिशिएंसी वर्क अपॉन आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट हीट, एफिशिएंसी निकल आई परसेंटेज में 15%। वेस्टेज हीट निकालनी है, यहां पर लिखा नहीं है मेरे बच्चे, वेस्टेड हीट निकालनी है तो Q2 बराबर निकाल लेना Q1 माइनस W से, इससे निकाल लेना। Q1 W तो ये रखा है और Q1 ये लिखा हुआ है, तो वेस्टेड हीट निकल आएगी Q2, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट वेस्टेड। वेस्टेड हीट पर मिनट निकल आएगी इस रिलेशन से, निकाल दोगे। चलिएगा, मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा, हीट इंजन का रिवर्स प्रोसेस होता है रेफ्रिजरेटर, और इस रेफ्रिजरेटर को हम हीट पंप भी कहते हैं। हीट पंप भी कहा जाता है रेफ्रिजरेटर को। ध्यान से सुनिएगा, रेफ्रिजरेटर आपने देखा होगा घरों में, अरे भाई फ्रिज है ना घर पर, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं उसको, या उसको हीट पंप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं राजा बेटा? हीट पंप कहते हैं उसको। इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, रेफ्रिजरेटर को ही हम हीट पंप कहते हैं, इसे नोट कर लीजिए। इट इज ए रिवर्स ऑफ हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर जस्ट उल्टा होता है हीट इंजन का। हीट इंजन में क्या होता है, इंजन सोर्स से पहले हीट लेगा Q1 अमाउंट T1 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है ना। इंजन हीट लेकर पहले हीट रिजेक्ट करता है, बाद में मैकेनिकल वर्क करता है। तो इसका जस्ट रेफ्रिजरेटर उल्टा है। इंजन ने सबसे बाद में क्या किया, मैकेनिकल वर्क, अब रेफ्रिजरेटर उसका उल्टा है, जो इंजन ने सबसे बाद में काम किया। इंजन ने मैकेनिकल वर्क सबसे बाद में किया और सबसे पहले हीट ली उसने किससे, सोर्स से, उसके सेकंड स्ट्रोक में हीट रिजेक्ट की उसने सिंक को, और सबसे लास्ट में किया मैकेनिकल वर्क। रेफ्रिजरेटर उल्टा कर दो। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जो इंजन ने मैकेनिकल वर्क बाद में किया था
तो सबसे पहले रेफ्रिजरेटर पर क्या होता है, मैकेनिकल वर्क इंजन नहीं कर रहा, यहां पर रेफ्रिजरेटर नहीं कर रहा, यहां पर सबसे पहले मैकेनिकल वर्क किया जाता है बाहर से। उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम कंप्रेसर। बाहर से मैकेनिकल वर्क करो रेफ्रिजरेटर पर, तो रेफ्रिजरेटर पर जैसे ही मैकेनिकल वर्क करोगे कंप्रेसर के द्वारा, तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, कोल्ड रिजर्वॉयर उसमें सिंक होता है, उसमें से हीट ले लेगा। इंजन तो हीट रिजेक्ट करता है Q2 और रेफ्रिजरेटर सिंक से हीट लेता है Q2। जैसे ही किस पर, रेफ्रिजरेटर पर बाहर से कंप्रेसर के द्वारा मैकेनिकल वर्क किया, तुरंत रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, कोल्ड रिजर्वॉयर जो फ्रीजिंग बॉक्स जो होता है ना रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज तो देखा है, थोड़ा दिमाग में फ्रिज का फिगर बनाइए आप, देखना फ्रिज को ध्यान से, फ्रिज को विशेष ध्यान से देखना आप। आपने देखा हो फ्रिज में सबसे ऊपर वाले हिस्से में उसमें कोल्ड रिजर्वॉयर होता है, उसके अंदर जिसको फ्रीजिंग बॉक्स बोलते हो आप, सबसे ऊपर होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। और तुमने देखा हो उसमें एक बाहर की तरफ एक कंप्रेसर लगा होता है, एक चैम्बर होता है जिसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस फ्रीऑन गैस या अमोनिया होती है, और उस गैस को कंप्रेसर के द्वारा जैसे ही कंप्रेस करते हैं, जब किसी गैस को कंप्रेस करेंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। तो यहां पर कंप्रेसर के द्वारा रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, बाहर से कंप्रेसर के द्वारा गैसों को कंप्रेस करके, जैसे ही गैसों को कंप्रेस करते हैं तो मैकेनिकल वर्क होगा सिस्टम पर। सिस्टम पर जैसे ही मैकेनिकल वर्क होगा, तुरंत रेफ्रिजरेटर का जो कोल्ड रिजर्वॉयर है उससे हीट लेगा कौन, रेफ्रिजरेटर। Q2 अमाउंट हीट किससे, कोल्ड रिजर्वॉयर से हीट बाहर निकलेगी। जैसे ही बाहर निकलेगी कोल्ड रिजर्वॉयर से हीट, तो कोल्ड रिजर्वॉयर मींस उसका रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फ्रीजिंग बॉक्स है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। फ्रीजिंग बॉक्स से मींस सिंक से ली गई हीट और बाहर से किया गया मैकेनिकल वर्क, दोनों एनर्जी मिलकर के बाहर रिजेक्ट होती है एटमॉस्फेयर में, जिसको आप क्या बोलते हो, हॉट रिजर्वॉयर या सोर्स बोलते हो। देखो जस्ट उल्टा है रेफ्रिजरेटर और इसको बोलते हैं हीट पंप। रेफ्रिजरेटर या हीट पंप हीट इंजन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है। एक एक शब्द विशेष ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस फिगर को बना लो बच्चों, इस फिगर को बनाओ जरा। फिगर देखेंगे, जस्ट मैंने एरो इसके अंदर उल्टे लगाए हैं, देखो जरा ध्यान से, पहले विशेष ध्यान से देखो। देखिए इसमें ये रेफ्रिजरेटर है, मैंने लिख दिया है यहां पर रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज जिसको बोलते हो आप। इसके अंदर दो चैम्बर होते हैं, मेन तीन पार्ट है इसके। एक चैम्बर तो कोल्ड रिजर्वॉयर, जैसे फ्रिज के अंदर ऊपर वाला जो हिस्सा है ना फ्रिज में, फ्रिज को खोल के देखना, सबसे ऊपर फ्रिज के अंदर एक कोल्ड रिजर्वॉयर जिसको आप क्या बोलते हो, फ्रीजिंग बॉक्स। यहां पर हमने उस फ्रीजिंग बॉक्स को सिंक बोला है या कोल्ड रिजर्वॉयर बोला है। और ये क्या है, फ्रिज है आपका, उसकी मशीन होगी ये। और इस फ्रिज पर, रेफ्रिजरेटर पर जैसे ही बाहर से कंप्रेसर के द्वारा, देखो एरो मैंने ऐसे लगाया है, जो हीट इंजन सबसे बाद में कर रहा था ना मैकेनिकल वर्क, इसमें सबसे पहला स्ट्रोक, सबसे फर्स्ट स्ट्रोक में हम क्या करते हैं, वर्क है W, मैकेनिकल वर्क सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से इस रेफ्रिजरेटर पर मैकेनिकल वर्क किया जाएगा, विच चेंजेज इनटू हीट। इस रेफ्रिजरेटर पर बाहर से कंप्रेसर के द्वारा जो मैकेनिकल वर्क किया है, ये मैकेनिकल वर्क चेंज होगा हीट में। जैसे ही सिस्टम पर मैकेनिकल वर्क करोगे फर्स्ट स्ट्रोक में, रेफ्रिजरेटर, जस्ट हीट इंजन का उल्टा बोल रहा हूं, रेफ्रिजरेटर पर कंप्रेसर के द्वारा बाहर से, आउटसाइड से जैसे ही मैकेनिकल वर्क किया, तो ये मैकेनिकल वर्क बदल जाएगा हीट में। जैसे ही इस पर मैकेनिकल वर्क करेंगे हम, तुरंत ये रेफ्रिजरेटर इस कोल्ड चैम्बर से, जो आपके फ्रिज के अंदर फ्रीजिंग बॉक्स है, उस चैम्बर से हीट ले लेगा सेकंड स्ट्रोक में। देखो सेकंड नंबर मैंने इस पर डाला है। जैसे ही बाहर से मैं कंप्रेसर के द्वारा रेफ्रिजरेटर पर मैकेनिकल वर्क किया, जो कन्वर्ट हो गया है किसमें, हीट में, और ये रेफ्रिजरेटर
इस कोल्ड चैम्बर से तुरंत सेकंड स्ट्रोक में क्या लेगा, हीट लेगा। Q2 अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय रेफ्रिजरेटर फ्रॉम कोल्ड रिजर्वॉयर और सिंक। ये Q2 अमाउंट इसमें आ गया, वर्क इधर से कर दिया, तो ये मैकेनिकल वर्क प्लस इस कोल्ड रिजर्वॉयर से ली गई अमाउंट ऑफ हीट Q2, ये दोनों एनर्जी मिलकर ये एनवायरमेंट में बाहर निकल आएंगी। Q1 अमाउंट ऑफ हीट, Q1 क्या है, Q1 बराबर Q2 प्लस W, दोनों हीट मिलकर के एनवायरमेंट में बाहर निकलेंगी, और बाहर निकलेंगी तो उस चैम्बर को आपने सिंपली क्या लिख दिया है, हॉट रिजर्वॉयर, और इसको सोर्स बोला है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2, T2 लेस देन T1। देखो बिल्कुल ठीक तरह से देख लो इसे, मैंने इस पर नंबर भी डाला है। हीट इंजन का जस्ट उल्टा है। रेफ्रिजरेटर पर सबसे पहले कंप्रेसर के द्वारा बाहर से मैकेनिकल वर्क किया जाएगा जो कि हीट में चेंज होगा। ये मैकेनिकल वर्क जैसे ही रेफ्रिजरेटर पर करेंगे हम, तो ये रेफ्रिजरेटर का जो मशीन है वो कोल्ड रिजर्वॉयर से हीट लेगी, सिंक से हीट लेगी Q2। यहां पर जैसे हीट इधर से इधर कंडक्ट करेगी, तुरंत यहां पर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, इसीलिए फ्रीजिंग बॉक्स के अंदर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो Q2 अमाउंट हीट ली फ्रीजिंग बॉक्स से मैकेनिकल वर्क करने के बाद, तो पहले मैकेनिकल वर्क किया, मैकेनिकल वर्क जैसे ही कंप्रेसर करता है, तुरंत रेफ्रिजरेटर कोल्ड रिजर्वॉयर से दूसरे स्ट्रोक में हीट ले लेगा Q2 अमाउंट। ये अमाउंट ऑफ हीट Q2 प्लस वर्क W दोनों मिलकर के बाहर निकलेंगे हीट ये एनवायरमेंट में। उसका टेम्परेचर आपने बोला है मेरे बच्चे T1, इसको सोर्स बोला है, या आपने इसको हॉट रिजर्वॉयर बोला है। जस्ट रिवर्स है ये हीट इंजन का। जरा पहले ये फिगर बना लो, फिगर बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। रेफ्रिजरेटर का ये फिगर बना लो सबसे पहले। मैं अभी दिखाता हूं हीट इंजन। हीट इंजन जस्ट इसका उल्टा है। तो ध्यान से देखो, विशेष ध्यान से देखो, फिर से मैं बोल रहा हूं। एसेंशियल पार्ट इसके 3 है। एक तो सोर्स जिसका टेम्परेचर मैंने T1 कहा है, ये रेफ्रिजरेटर की मशीन, और ये वाला चैम्बर कोल्ड रिजर्वॉयर जिसको सिंक बोला है। जैसे देखो मैंने बिल्कुल उल्टा बनाया है इसको, इसमें सिंक मैंने ऊपर बनाया है, कोल्ड रिजर्वॉयर ऊपर बनाया है, हॉट रिजर्वॉयर नीचे बनाया है, और ये रेफ्रिजरेटर की मशीन कह सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले बाहर से मैकेनिकल वर्क किया, देखो एरो इधर लग रहा है, तो कंप्रेसर के द्वारा बाहर से जैसे ही इस पर मैकेनिकल वर्क करोगे, ये मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो जाएगा हीट में। मैकेनिकल वर्क जैसे ही इस रेफ्रिजरेटर पर किया, तो रेफ्रिजरेटर ने क्या किया, कोल्ड चैम्बर से सिंक से हीट ले ली Q2, तुरंत यहां पर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अमाउंट ऑफ हीट Q2 प्लस मैकेनिकल वर्क दोनों मिलकर के एनवायरमेंट में बाहर हीट निकलेगी, रिजेक्ट होगी Q1, तो Q1 बराबर होगा Q2 प्लस W। जरा ध्यान से देख करके बताइए आप इसे। आप रेफ्रिजरेटर से क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इस रेफ्रिजरेटर पर बाहर से जो मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है कंप्रेसर के द्वारा, वो कंप्रेसर मैकेनिकल वर्क कम करे और इसमें से हीट ज्यादा ले ले। हम ये चाहते हैं भाई, रेफ्रिजरेटर से हम क्या चाहेंगे, उसके फ्रीजिंग बॉक्स के अंदर टेम्परेचर जल्दी डाउन हो जाए, मतलब उसमें टेम्परेचर जैसे ही कम हो जाएगा, जल्दी कम होगा, तो अभी तो कहेंगे हम परफॉर्मेंस उसकी बेहतर है। भाई रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस तो तभी अच्छी होगी जब उसके अंदर कूलिंग ज्यादा हो। जब कूलिंग ही नहीं होगी रेफ्रिजरेटर में, तो उसकी परफॉर्मेंस तो बेकार हो गई ना। तो रेफ्रिजरेटर से हम क्या चाहते हैं, उसके अंदर कूलिंग ज्यादा हो जाए, जल्दी हो, तो कम मैकेनिकल वर्क से मैकेनिकल वर्क कंप्रेसर को कम करना पड़े और उसके अंदर फ्रीजिंग बॉक्स के अंदर टेम्परेचर ज्यादा डाउन हो जाए, तो इसकी परफॉर्मेंस तब ज्यादा होगी जब Q2 ज्यादा हो और W कम हो। तो इसकी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्या बेटा, हीट पंप की बेहतर परफॉर्मेंस फैक्टर बोलते हैं इसको, बीटा। ये तभी ज्यादा होगा जब Q2 ज्यादा और वर्क कम। परफॉर्मेंस फैक्टर बोलते हैं इसको रेफ्रिजरेटर का। कम मैकेनिकल वर्क से ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ले,
Q2 ज्यादा हो और W कम हो, Q2 ज्यादा और W कम से डिवाइड करोगे तो बीटा ज्यादा आ जाएगा। तो परफॉर्मेंस फैक्टर रेफ्रिजरेटर का सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये रटना नहीं है। परफॉर्मेंस कब ज्यादा होगी, बीटा ज्यादा तभी होगा जब Q2 ज्यादा हो और W कम मैकेनिकल वर्क करना पड़े और उसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा डाउन हो जाए, हीट ज्यादा इसमें से ले ले, ज्यादा हीट ले लेगा तभी तो टेम्परेचर डाउन होगा। क्लियर है ये बात? तो बेटर परफॉर्मेंस फैक्टर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम सिंक टू द वर्क डन सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, Q2 अपॉन W कम और Q2 ज्यादा तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी। इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, समझना है आपको। बाकी के फॉर्मूले तो मैं बना दूंगा क्योंकि रिलेशन मुझे पता है, Q1 बराबर क्या है, Q2 प्लस W है और Q इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो मैं रिलेशन Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, बाकी के फॉर्मूले तो मैं निकाल दूंगा। बेटर परफॉर्मेंस के लिए फॉर्मूला परफॉर्मेंस फैक्टर हीट पंप का बीटा इक्वल टू Q2 अपॉन W होता है। तो W की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, Q1 माइनस Q2, तो बीटा इक्वल टू Q2 अपॉन W इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, T2 अपॉन T1 माइनस T2। फॉर्मूले बनाते जाइए आप। मेन फॉर्मूला तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस फैक्टर ऑफ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का ये रिलेशन याद रखना है बस। क्योंकि जब रेफ्रिजरेटर पर बाहर से वर्क करेंगे जो हीट में कन्वर्ट होगा, इस रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, ये जैसे ही मैकेनिकल वर्क बाहर से किया कंप्रेसर के द्वारा, तो ये रेफ्रिजरेटर कोल्ड रिजर्वॉयर से हीट ले लेगा, Q2 अमाउंट हीट लेगा सेकंड स्ट्रोक में। जस्ट उल्टा कर रहा हूं हीट इंजन का, Q2 अमाउंट ऑफ हीट और मैकेनिकल वर्क दोनों मिलकर ये हीट रिजेक्ट होगी एनवायरमेंट में बाहर। तो रेफ्रिजरेटर के जरा देखना, रेफ्रिजरेटर को बाहर जो हीट निकलती है Q1 वो ज्यादा होगी, Q1 बराबर होगा Q2 प्लस W। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर भीतर टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बाहर जरा रेफ्रिजरेटर के बाहर खड़े होकर देखना पीछे की तरफ, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। जिस कमरे में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, सिंपल सी बात है, कंप्रेसर जैसे ही उस पर मैकेनिकल वर्क करेगा तुरंत उसके अंदर जो फ्रीजिंग बॉक्स है उसमें से हीट रिजेक्ट होगी, तुरंत वो हीट लेगा, वहां पर तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। Q2 अमाउंट हीट जो चैम्बर सिंक से ली है और ये मैकेनिकल वर्क दोनों मिलकर के बाहर एनवायरमेंट में हीट रिजेक्ट होती है, जिसकी वजह से हीट कहां रिजेक्ट हो रही है, एनवायरमेंट का मतलब कमरे के अंदर। रेफ्रिजरेटर जिस कमरे में रखा है तो हीट बाहर आएगी, तो उस कमरे को आपने बोला है हॉट रिजर्वायर। क्या बोला है? हॉट रिजर्वायर। जस्ट उल्टा है ये, देखो बना लिया होगा फिगर आपने, जस्ट उल्टा है हीट इंजन का। मैं चेक कराई दे रहा हूं, देखो जस्ट उल्टा है, देख लो। रेफ्रिजरेटर में सबसे पहले क्या किया था आपने, बाहर से मैकेनिकल वर्क किया है। इंजन ने क्या किया है, सबसे बाद में मैकेनिकल वर्क किया है। सबसे पहले इंजन क्या लेता है, हॉट रिजर्वायर से हीट लेगा, उसके बाद सेकंड नंबर पर हीट रिजेक्ट करेगा, बाद में मैकेनिकल वर्क करेगा। और हीट इंजन में जस्ट उल्टा है, सबसे पहले क्या बेटा, आउटसाइड से मैकेनिकल वर्क किया जाएगा, उसके बाद कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेगा और ये दोनों हीट Q2 प्लस वर्क ये दोनों मिलकर के बाहर एनवायरमेंट में रिजेक्ट होंगे। फिगर बना लिया है, तो चलिएगा आप नोट करें इसे। और सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, बेहतरीन इंफॉर्मेशन है, बेहतरीन फॉर्मूला है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। आप दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे आपको समझ आएगा। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप भी बोलते हैं इसको। इट इज ए रिवर्स ऑफ हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का जस्ट उल्टा है। रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट होल मैकेनिकल वर्क इनटू हीट एनर्जी। एक्चुअली रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर सिंक, कंटेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर बोलते हैं इसे। एक्चुअली रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर सिंक to high temperature, usually atmosphere, but for this mechanical work should be given to refrigerator from outside by an external agent। और external agent जो मैकेनिकल वर्क किया जाता है रेफ्रिजरेटर पर, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं
यूजली कंप्रेसर ऑफ रेफ्रिजरेटर विच चेंजेज इनटू हीट। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके अंदर मेन 3 भाग हैं। सिंपल सी बात लिखी है, रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का जस्ट उल्टा है। रेफ्रिजरेटर रिवर्स ऑफ हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क इनटू हीट। टोटल मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट करता है। एक्चुअली रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर सिंक टू हाई टेम्परेचर। इसके लिए हम एटमॉस्फेयर में बाहर हीट निकलती है। बट फॉर दिस मैकेनिकल वर्क शुड बी गिवन टू द रेफ्रिजरेटर फ्रॉम आउटसाइड बाई एन एक्सटर्नल एजेंट। और इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम कंप्रेसर ऑफ रेफ्रिजरेटर विच चेंजेज इनटू हीट। मैकेनिकल वर्क जो बाहर से किया है कंप्रेसर के द्वारा वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। मेन इसके 3 पार्ट हैं। एक तो सोर्स, इट इज ए हॉट रिजर्वॉयर एट हाई टेम्परेचर T1। इसके लिए हॉट रिजर्वॉयर, आपने चैम्बर को, कौन से वाले चैम्बर को बोला है? रूम को। जिस रूम के अंदर रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है उसको हॉट रिजर्वॉयर कहा जाता है। वर्किंग सब्सटेंस इसके अंदर यूज करते हैं कंप्रेसर के अंदर, क्या बेटा? अमोनिया ये यूज करते हैं या फ्रीऑन गैस यूज करते हैं। वर्किंग सब्सटेंस इट इज कॉल्ड रिफ्रिजरेंट। वर्किंग सब्सटेंस को हम रिफ्रिजरेंट बोलते हैं। इसके अंदर यूज करते हैं लिक्विड अमोनिया एंड फ्रीऑन इज यूज्ड एज वर्किंग सब्सटेंस। फ्रीऑन नहीं यूज करते आजकल, लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं बच्चों। तीसरा पार्ट है सिंक। सिंक कौन सा है? इट इज ए कोल्ड रिजर्वॉयर, कोल्ड चैम्बर एट लो टेम्परेचर T2। सबसे पहला काम क्या किया है आपने? सबसे पहले स्ट्रोक में जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले स्ट्रोक में मैकेनिकल वर्क किया है बाहर से। मैकेनिकल वर्क सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड विच चेंजेस इनटू हीट। और मैकेनिकल वर्क कितना होगा? Q1 माइनस Q2। कैसे होगा? Q2 अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाई कोल्ड रिजर्वॉयर एट T2 केल्विन टेम्परेचर। तो Q2 और ये W दोनों मिलकर के अमाउंट ऑफ हीट Q1 अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द हॉट रिजर्वॉयर एट T1 केल्विन टेम्परेचर। तो Q1 इज इक्वल टू होगा वर्क, मैकेनिकल वर्क सबसे पहले किया, उसने कोल्ड रिजर्वॉयर से हीट ले ली, दोनों मिलकर के बाहर जो हीट निकलेगी वो कितनी होगी? Q1 बराबर W प्लस Q2। ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज डिफाइंड एज, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हीट टेकन बाय कोल्ड रिजर्वॉयर टू द मैकेनिकल वर्क सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर is equal to heat taken by refrigerator from cold reservoir sink to the ratio of mechanical work supplied from outside. It is the ratio ही तो है, ये आपने लिखा है। It is defined as the ratio of the heat taken by cold reservoir means sink to the mechanical work supplied from outside. So beta is equal to Q2 upon W. परफॉर्मेंस, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए रेफ्रिजरेटर कौन सा अच्छा मानोगे आप? जिसके अंदर कूलिंग फास्ट हो, तेजी से हो। मतलब कूलिंग ज्यादा होने का मतलब Q2 ज्यादा हो। Q2 का मतलब उस कोल्ड रिजर्वॉयर से जो बाहर हीट निकल रही है Q2 ज्यादा हो और मैकेनिकल वर्क कम करे, तब उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा कहलाएगी। तो परफॉर्मेंस फैक्टर के लिए ये रिलेशन मेरे बच्चे रटना नहीं है आपको, ये फॉर्मूला हमें जानते हैं हम। Q2 अपॉन W, Q2 अपॉन W की जगह पर लिख सकता हूं Q1 माइनस Q2। जरा ध्यान दीजिए यहां पर, मैंने इसको ऊपर देखो जरा, मैंने क्या लिख दिया है, Q2 अपॉन Q1 अपॉन, अरे भाई Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, तो इसको Q1 से डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे Q1 से डिवाइड कर दिया। ऊपर Q1 से डिवाइड किया तो क्या हो गया? Q2 अपॉन Q1 अपॉन Q1 को Q1 से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। जरा गौर से देखो, देख लिया मेरे बच्चे? कोई डाउट? और एफिशिएंसी हम जानते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मीन्स 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? ईटा। देन Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू
1 माइनस ईटा। यहां से मेरे बच्चे ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो Q2 अपॉन Q1 को क्या लिख सकता हूं, Q2 अपॉन Q1 को इधर ले लूं और ईटा को इधर ले लूं। तो Q2 अपॉन Q1 बराबर 1 माइनस ईटा। Q2 अपॉन Q1 इसकी जगह पर तो लिख सकता हूं 1 माइनस ईटा, इसकी जगह पर तो 1 माइनस ईटा और इसकी जगह पर ईटा। तो परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर के लिए रिलेशन आ गया बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। This is the relation between coefficient of performance and efficiency of refrigerator. Performance coefficient और रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी के बीच रिलेशन है ये वाला। क्लियर? ये दोनों रिलेशन याद रहने चाहिए आपको। मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन W। Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू, इसको Q1 से डिवाइड किया है, Q2 अपॉन Q1 अपॉन Q2 अपॉन Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q1 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। क्लियर? बीटा के लिए। और एफिशिएंसी के लिए रिलेशन क्या था मेरे बच्चे? एफिशिएंसी के लिए रिलेशन क्या था, ध्यान आ रहा होगा आपको? W अपॉन Q1 या फिर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 या फिर ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। ईटा इज इक्वल टू और Q2 बाई Q1, Q2 अपॉन Q1 बराबर, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, 1 माइनस ईटा। क्लियर है ये बात? तो देखो Q2 अपॉन Q1 की जगह पर तो लिख दिया मैंने 1 माइनस ईटा, Q2 अपॉन Q1 इतने की जगह पर तो लिख दिया हमने 1 माइनस ईटा, और 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1 की जगह पर लिख दिया ईटा। तो बीटा के लिए रिलेशन आ गया क्या, बीटा बराबर इसकी जगह पर तो 1 माइनस ईटा और इसकी जगह पर ईटा। तो बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर। मैं फिर से बोल रहा हूं बार बार चीख चीख करके, इस रिलेशन को बनाना सीख लो। फॉर्मूला रटो मत, तो डायरेक्ट रिलेशन निकल आएगा। क्लियर? एक बहुत सिंपल सी बात लिखी है, बहुत इंपोर्टेंट नोट। इफ डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज ओपन देन टेम्परेचर ऑफ रूम इंक्रीजेस स्लाइटली। किसी कमरे में कोई फ्रिज रखा हुआ है, अगर हम उसका डोर खोल दें तो कमरे का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा या घटेगा? फ्रिज तो देखा है, फ्रिज का डोर अगर हम ओपन कर दें तो रूम का टेम्परेचर, जब डोर बंद है तो कंप्रेसर उस पर मैकेनिकल वर्क कर रहा है, वो वर्क कन्वर्ट हो गया हीट में, उसने सिंक से हीट ले ली Q2, तो Q2 प्लस W दोनों एनवायरमेंट में बाहर कमरे में निकलेगी कितनी हीट, Q1। तो बाहर जो एनवायरमेंट में मींस कमरे में जो हीट निकली है Q1, उसकी वजह से कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कमरे का बाहर का टेम्परेचर फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि उस कमरे में रखे हुए फ्रिज का अगर हम डोर ओपन कर दें तो कमरे के टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अंतर आएगा? कमरे का एक्चुअल में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही डोर ओपन करोगे तो जो कंप्रेसर है ना, मैकेनिकल वर्क वो ज्यादा करेगा। मैकेनिकल वर्क जब ज्यादा करेगा तो Q1 बराबर क्या होगा, Q1 बराबर Q2 प्लस W। वर्क ज्यादा करेगा तो Q1 की वैल्यू Q2 प्लस W। मैकेनिकल वर्क जब डोर ओपन करने से मैकेनिकल वर्क जब ज्यादा होगा तो Q1 की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी। तो कमरे में जो हीट रिजेक्ट होगी पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी बढ़ जाने के कारण कमरे का टेम्परेचर जो है स्लाइटली क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मेरे ख्याल से आपको रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन दोनों ही बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे बच्चों। इस वीडियो को कम से कम एक बार जरूर देखें और अपने शॉर्ट नोट्स बना लें, और उन नोट्स को पढ़ करके एक बार फिर रिवीजन में वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी निकलेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, जरूर से ज्यादा आसान है। क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो डायरेक्ट, अगर थ्योरी आपको ध्यान है
आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन जरूर निकलेंगे आपसे।